हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द येट अनदर सेशन। और आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं फटाफट रिवीजन। किस चीज का फटाफट रिवीजन करने वाले हैं? 2 चैप्टर की कवरेज चल रही है यहाँ पर। और ये डेडिकेटेड लेक्चर है सीएमए वाले बच्चों के लिए, जहाँ पर हम लोग 2 चैप्टर्स कवर कर रहे हैं, डिपार्टमेंटल अकाउंट्स एंड ब्रांच अकाउंट्स। मैं पहले बता दूं, पूरे सेशन के अंदर क्वेश्चन नहीं कवर कर रहे हैं, हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। बट ये रिवीजन सेशन अगर तुम लोग लास्ट तक देख लोगे बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। क्योंकि होता क्या है, लास्ट मोमेंट के टाइम पे हम लोग एग्जाम के टाइम पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। हम लोगों को सारी चीजें देख के जानी होती है ऊपर ऊपर से। और वो ऊपर ऊपर से देखने वाला काम अगर सामने से तुमको कोई करवा दे जो कि तुमको ये बता रहा है कि भाई यहाँ पर पूरे ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट कवर हो रहे हैं, सारी चीजें हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, सारी चीज हम रिवीजन कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है। तो इसलिए 2 ऐसे चैप्टर है जिनमें दोनों में से किसी एक चैप्टर का क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है। एकदम श्योरिटी वाली बात है। डिपार्टमेंटल अकाउंट का एक क्वेश्चन आएगा, नहीं तो ब्रांच का एक क्वेश्चन आएगा। तो जब हमको पता है कि एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो क्यों ना इसका रिवीजन कर लिया जाए और दोनों का साथ में कर लिया जाए, ताकि श्योर हो जाए कि भाई एक क्वेश्चन तो अब बनने ही एग्जाम में, क्योंकि आना ही है तो बनना ही है। तो पहले हम लोग डिपार्टमेंटल अकाउंट्स करेंगे पूरा रिवीजन, देन विल शिफ्ट टू द ब्रांच अकाउंट। ये पूरा एक ही सेक्शन में कवर होने वाला है। ठीक है, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन भाई साहब, अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक कर देना वीडियो को, और पूरा सेशन खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में अपनी फीलिंग्स आप व्यक्त कर सकते हो। तो सबसे पहले देखो, मैंने यहाँ पर लिख के रखा डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। डेफिनेटली तुम लोग मेरी हैंड राइटिंग को इग्नोर करने वाले हो यहाँ पर। क्यों भैया? क्योंकि भाई हैंड रिटन नोट है ये, उसको भी तुम इग्नोर नहीं करोगे। खासकर भैया की राइटिंग कैसे इग्नोर नहीं करोगे तुम? तो सबसे पहले डिपार्टमेंटल अकाउंट्स के अंदर हम लोगों का जो प्राइमरी टारगेट होता है वो होता है डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनाना। राइट, यहाँ पर बस ट्रेडिंग अकाउंट लिखा हुआ है, यहाँ पर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होना चाहिए। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो सबसे पहला टारगेट होता है डिपार्टमेंट ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट बनाना। और उसका एक बेसिक फॉर्मेट होता है जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का होता है। ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, कुछ अगर डायरेक्ट खर्चे हैं तुम्हारे तो सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, उससे जीपी आ जाता है। फिर जीपी इधर आके कुछ इनडायरेक्ट इनकम से तो क्रेडिट साइड, इनडायरेक्ट एक्सपेंस तो डेबिट साइड, देन विल कम टू द नेट प्रॉफिट। फर्क सिर्फ इतना होता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक डिपार्टमेंट नहीं होती, मोर देन वन डिपार्टमेंट इज ऑपरेटिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो अब ये डिपार्टमेंट 2 3 4 5 जनरली क्वेश्चन में देखे जाते हैं 3 डिपार्टमेंट। बोलो हाँ। हाँ जी, तो जनरली 3 डिपार्टमेंट होते हैं, इसलिए मैंने 3 डिपार्टमेंट का एग्जांपल लिया। फर्क सिर्फ इतना है, आपको ये सब काम तीनों डिपार्टमेंट्स के लिए करना है। आर वी क्लियर विद दिस? यस। तो ठीक है, ये बेसिक फॉर्मेट होता है। तो पूरे चैप्टर में प्राइमरी टारगेट तो ये होता है कि ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट बना के देना है। बट इसी में चालू होते हैं गेम्स। बहुत सारे गेम्स होते हैं, अलग अलग लेवल पे अलग अलग गेम्स खेले जाते हैं। उन गेम्स के ऊपर हम लोगों को डिस्कशन कर। पहला गेम तुम्हारा आता है एक्सपेंसेस को लेकर। एक्सपेंस भाई साहब हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। कैसे प्रॉब्लम? समझना। एक्सपेंस को ना मैंने मेजरली 2 पार्ट में डिवाइड करके रखा है। पहला पार्ट तुम्हारा होता है इंडिविजुअली आइडेंटिफिएबल एक्सपेंसेस, मतलब ऐसे खर्चे जो आपको क्वेश्चन डायरेक्टली बता के रखा है कि इसी डिपार्टमेंट का खर्चा है। फॉर एग्जाम्पल, एक एक्स अमाउंट खर्चा हुआ है डिपार्टमेंट बी के लिए, तो वो डिपार्टमेंट बी का खर्चा है। एक वाई अमाउंट खर्चा हुआ है डिपार्टमेंट सी के लिए, तो वो डिपार्टमेंट सी का खर्चा है। तो तुमको क्वेश्चन ने खुद ही बता दिया है कि भाई ये खर्चा इस डिपार्टमेंट को बिलोंग करता है। तुम क्या करोगे? उस डिपार्टमेंट के पीएनएल अकाउंट में उस खर्चे को डाल दोगे। इसके अलावा कुछ करना पड़ेगा क्या? नहीं करना पड़ेगा। लेकिन कॉमन एक्सपेंडिचर में आती है दिक्कत। कॉमन एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा एक दे के रखा है, पर उसका फायदा एक से ज्यादा डिपार्टमेंट उठा के रखी है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो 1 लाख का खर्चा हुआ है, इसका जो एडवांटेज है ए बी सी तीनों डिपार्टमेंट उठा के रखी है। तो अब मैं सोचने बैठ गया कि ये खर्चा मैं कैसे बांटू ए बी सी तीनों के बीच में। किसी एक को तो दे नहीं सकता, ए को दूंगा बोलेगा भाई बी सी का भी है, बी को बोलूंगा ए सी का भी है, सी को दूंगा। जैसे मान लो तुम लोग 3 दोस्त जाते हो कैफे, 1000 रुपए का बिल बनता है, तीनों बांटते हो कि नहीं बांटते? बेसिस क्या होता है बांटने का? इक्वली तो बांटते नहीं होगी, क्योंकि एक जन वेजिटेरियन है, 2 जन नॉन वेजिटेरियन है, तो नॉन वेजिटेरियन वालों का बिल बड़ा बनता है। समझ रहे हो? तो कुछ ऐसा टाइप का बिल बनेगा, 200 400 400, है ना? तो बात यहाँ पर ये उठती है, या 300 350 350, तो जैसा भी बिल बने, लेकिन एक बेसिस होता है ना बायफॉरगेट करने का। तो यहाँ पर जो कॉमन एक्सपेंडिचर होगा, हो सकता है क्वेश्चन में बेसिस दिया हो सकता है, या फिर हो सकता है क्वेश्चन में बेसिस ना दिया हो। तो जब बेसिस दिया हुआ है कोई दिक्कत ही नहीं है, उस बेसिस पे चार्ज कर देंगे। ठीक है, रेशियो दे दिया या बेसिस बता दिया। जैसे मान लो रेंट होता है, तो रेंट लाइटिंग के बेसिस पे, सॉरी फ्लोर एरिया के बेसिस पे चार्ज होता है। जो लाइटिंग है तुम्हारी वो लाइट पॉइंट्स के बेसिस पे, अरे वो कॉस्टिंग में पड़े हैं लोग ओवरहेड्स के अंदर, उसी टाइप का प्राइमरी समरी जो बनाते हैं। ठीक है, और जब बेसिस गिवन नहीं है, तो भाई साहब जब बेसिस गिवन नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते खर्चों के साथ।
आ रही बात समझ में कि आप बोल रहे नहीं मैं जबरदस्ती बांटूंगा इसको, मैं नहीं जानता, मेरे को बांटना है इस पर डिपार्टमेंट्स को, डिपार्टमेंट को खर्चा वो मैं डिपार्टमेंट को वो करके रहूंगा, एलोकेट करके रहूंगा, नहीं कर पा रहे हो तो सिंपली आप उसको चार्ज कर दोगे कंबाइंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एक कंबाइंड पीएनएल अकाउंट बनता है। अगर आपके दिमाग से चीज जा चुकी है, डिलीट हो चुकी है, तो आपको इस रिवीजन की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो कंबाइंड पीएनएल अकाउंट में हम इसको क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। और अगर बेसिस गिवन है तो हम उस बेसिस पे इसको बांट देते हैं। बांटने का तरीका वो ओवरहेड चैप्टर जैसा होता है जो हम लोग कॉस्टिंग में पढ़ के रखे हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। अब मैं तुम लोगों को एक बार मस्त यादें तुम्हारी ताजा कर दूं कि कौन से आइटम्स को किस किस बेसिस पे बांटने के लिए बेसिस दिया हो सकता है, क्योंकि तुमको बेसिस दे देगा पर तुमको ये नहीं बताएगा कि इसको इस बेसिस पे बांट दो, इसको इस बेसिस पे बांट दो, नहीं इतना लड्डू नहीं खिलाएंगे ना इंटर लेवल पे। तो लड्डू सिर्फ यहीं तक खिलाएंगे कि बेसिस दे देंगे। अब तुमको डिसाइड करना है किसको किस बेसिस पे बांटना है। तो जैसे मान लो लाइटिंग, एनर्जी या हीटिंग के बारे में बात किया है, तो एनर्जी कंजम्पशन हॉर्स पावर के बेसिस पे आपको बांटना है, ठीक है। रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, इंश्योरेंस एंड रिपेयर्स ऑफ बिल्डिंग। देखो अब यहां पर समझना, एक बिल्डिंग का होगा, एक फिक्स्ड एसेट्स का होगा, ठीक है। रेंट, रेट, टैक्सेस, इंश्योरेंस और रिपेयर्स बिल्डिंग का होगा, लेकिन डेप्रीशिएशन, रिपेयर्स और इंश्योरेंस ऑफ फिक्स्ड एसेट दोनों अलग अलग चीज है। तो जब ये बिल्डिंग का होगा तब आपको इसको फ्लोर एरिया के बेसिस पे बांटना है। अब हो सकता है क्वेश्चन फ्लोर एरिया ना दे, जब क्वेश्चन फ्लोर एरिया नहीं देगा तब आप सेकंड प्रायोरिटी में रखोगे टाइम, टाइम के बेसिस पे बांट देना। आ रही बात समझ में? जैसे मान लो उस बिल्डिंग में इतने टाइम तक ये डिपार्टमेंट वाले प्रोडक्शन किए, उतने टाइम तक ये वाले किए, उतने टाइम तक ये वाले, मतलब बेसिकली टाइम के बेसिस पे आपको उसको बांट देना है। आ रही बात समझ में? लेकिन जब मैं एसेट की बात करूंगा तब आपको उस फिक्स एसेट की जो वैल्यू है उस बेसिस पे बांटना है। जैसे मान लो 2 लाख, 1 लाख, 5 लाख का है तो 215, तो 2:1:5 के रेशियो में आप बांट दोगे। तो ये चीज आप ध्यान रखना, फिक्स एसेट बिल्डिंग के केस में अलग अलग है, ठीक है। बिल्डिंग के केस में वैल्यू मत ले लेना, एक ही बिल्डिंग के अंदर रहता भैया सब डिपार्टमेंट, तो बिल्डिंग के केस में वैल्यू मत ले लेना। नेक्स्ट है कैरियज इनवर्ड या फिर डिस्काउंट रिसीव हो रहा है आपको, परचेज के टाइम पे होता है ना कैरियज इनवर्ड या फिर डिस्काउंट रिसीव, तो किस बेसिस पे बांटोगे भाई साहब? परचेज के बेसिस पे बांटोगे। कैरेज आउटवर्ड, डिस्काउंट अलाउड या फिर बैड डेट जैसी चीजें कब होती है? जब सेल्स होती है, तो आप इसको सेल्स के बेसिस पे बांटोगे, कौन सी डिपार्टमेंट कितना सेल कर रही है उस बेसिस पे बांटोगे। वेजेस और सैलरीज आप नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के बेसिस पे बांटोगे। बाई चांस कभी नंबर ऑफ एम्प्लॉय नहीं दिया रहा है, उसके अलावा एक और चीज दी हो सकती है, टाइम वर्कड ऑन ईच डिपार्टमेंट, तो आप उस बेसिस पे बांट देना कि हर डिपार्टमेंट में कितने कितने घंटे वर्कर्स ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, अपना टाइम दिया है, ओके। अगर आपका प्रोविडेंट फंड या फिर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस का कंट्रीब्यूशन देके रखा है तो आप इसको वेजेस एंड सैलरीज के बेसिस पे बांटोगे। प्रोबेबली आपने इनकम टैक्स में चीजें पढ़ी हुई है, ठीक है, नहीं भी पढ़ी है तो ध्यान रखना। प्रोविडेंट फंड या एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस दिया हुआ है तो आप इसको वेजेस एंड सैलरी के बेसिस पे बांटोगे। लेबर वेलफेयर का खर्चा आप नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के बेसिस पे बांटोगे। अगेन एडमिन के खर्चे आप टाइम के बेसिस पे बांटोगे, कितने टाइम, जो टाइम का एलोकेशन रहेगा उस बेसिस पे कितने टाइम कहां पर यूज है। लेकिन अगर टाइम फैक्टर नहीं देके रखा है तो एडमिन एक ऐसा खर्चा है जो आप इक्वली बांट सकते हो। क्यों इक्वली बांट सकते हो? क्योंकि हो सकता है भैया एक मैनेजर हो और वो मैनेजर सारे डिपार्टमेंट्स को, एक जनरल मैनेजर हो, जनरल मैनेजर ऑफ द होल ऑर्गेनाइजेशन, और वो हर डिपार्टमेंट को इक्वली ध्यान देता है, बेसिकली पेरेंट्स की तरह पालता है ऑर्गेनाइजेशन को। तो वो पेरेंट हो गया, डिपार्टमेंट उसके बच्चे हो गए, तो सबको ध्यान दे रहा है, सबकी तरफ इक्वल कंट्रीब्यूशन दे रहा है, तो आप उसको इक्वली बांट दोगे अगर टाइम फैक्टर नहीं दिया है तो। अगर टाइम दे के रखा है कि ये मैनेजर 6 महीने यहाँ रहता है, 2 महीने यहाँ रहता है, बचे हुए 4 महीने यहाँ रहता है, 6:2:4 में बांट देना, क्योंकि आपको खुद ही बता दिया क्वेश्चन कि ये मैनेजर 6 महीने इस डिपार्टमेंट को देता है, 2 महीने इस डिपार्टमेंट देता है, 4 महीने इस डिपार्टमेंट, लेकिन बाई चांस टाइम नहीं दिया तो इक्वली बांट देना, कोई दिक्कत नहीं है। और बाई चांस एक स्पेशल पॉइंट है, इंटरेस्ट ऑन लोन देके रखा है, तो कौन सा डिपार्टमेंट कितना लोन लेके रखा है उस बेसिस पे आप इसको बांट देना। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं, आप इसको लिख लोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। वैसे तो आप लिखोगे नहीं, मेरे को पता है स्क्रीनशॉट का जमाना है, लेकिन फिर भी अगर आप लिख लोगे तो आई फील गुड कि मेरी मेहनत काम ला गई है, काम में आ गई, ठीक है। तो ये आपके एलोकेशन के तरीके हैं। कंबाइंड पीएनएल अकाउंट के दर्शन हम आपको करा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको डिपार्टमेंट वाइज जो भी नेट प्रॉफिट आया होगा एबीसी का, जो कि आपको यहाँ से मिल जाएगा, वो आपको क्रेडिट साइड में हलाना है कंबाइंड पीएनएल अकाउंट में। आपके जो कॉमन इनकम्स थी, जो आपने नहीं बांट पाई डिपार्टमेंट्स की वजह से, कॉमन इनकम जिसको आप अपोर्शन नहीं कर पाए, वो आप ले लेना, कॉमन एक्सपेंस ले लेना उसी प्रकार से। और फाइनली आपका पूरी ऑर्गेनाइजेशन का फाइनल नेट प्रॉफिट आपको सामने दिख जाएगा, नेट प्रॉफिट फाइनल। तो ये था बेसिक टर्म्स जो कि डिपार्टमेंट के अंदर हम लोगों को डील करने थे, बेसिक चीजें। अब इसी में कुछ कुछ हॉट पॉइंट्स आएंगे। तो देखो कॉन्सेप्ट नंबर 1, क्वेश्चन आपको बोलेगा जीपी रेशियो इज सेम फॉर ऑल द डिपार्टमेंट्स।
मतलब हर डिपार्टमेंट का ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो सेम रहता है, ये आपको क्वेश्चन इन्फॉर्म करेगा। उस सिचुएशन में आपको ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट बना के देना है। तो कैसे बनाओगे? तो ये 4 हिस्सों में डिवाइडेड है बेटा। ये देखो इन टोटल 1 2 3 4, अच्छा चौथा पॉइंट यही कवर कर लिया मैंने पेज बचाते हुए। ठीक है, देखो डिजिटल जमाना है, हम पेड़ बचा रहे हैं लेकिन हम फिर भी पेज बचा रहे हैं। बताओ, फर्स्ट पॉइंट, आपको मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा टू फाइंड आउट मिसिंग यूनिट्स। बेसिकली ये वाला जो ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, ये वाला जो ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, ये बनेगा यूनिट्स के लिए, बस रुपीज में नहीं बनेगा। ठीक है, ये सिर्फ यूनिट्स में बनेगा। किस प्रकार से बनेगा? आपका ओपनिंग स्टॉक लिख लोगे, परचेज लिख लोगे, सेल्स लिख लोगे, क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। हो सकता है क्वेश्चन में ओपनिंग सेल्स क्लोजिंग दे दे, परचेज बैलेंसिंग आ जाएगा। हो सकता है क्वेश्चन में ओपनिंग परचेज क्लोजिंग दे दे, सेल्स बैलेंसिंग आ जाएगा। हो सकता है, इट्स पॉसिबल कि सेल्स क्लोजिंग स्टॉक परचेज दे दे, ओपनिंग बैलेंसिंग आ जाएगा। मतलब आपको कोई तो भी 3 आइटम दे देगा, 14 आइटम फाइट कर दे बच्चे फटाक से, ऐसा बोलेगा क्वेश्चन आपको कि 3 आइटम आपको दे रहे बच्चे, चौथा आइटम फाइंड आउट करके दिखाओ, चौथा आइटम ढूंढ के बताओ मेरे को। ठीक है, प्लीज हेल्प मी आउट विद द फोर्थ आइटम। आ रही है क्या बात समझ में? बिल्कुल भैया, बिल्कुल समझ में आ रही है बात। पर ये जो मुद्दा होगा वो यूनिट्स में होगा, बस इतना ध्यान में रख लेना कि ये जो डिस्कशन होगी, दिस डिस्कशन इज गोइंग टू बी ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स, दिस इज नॉट गोइंग टू बी इन रुपीस। आ रही बात समझ में? यस, डिपार्टमेंट वाइज आपको कैलकुलेट कर लेना है। इसके बाद आपको निकालना है जीपी रेशियो। कैसे निकलेगा जीपी रेशियो? प्रॉफिट निकालना पड़ेगा उसके लिए। तो आप क्या कर लो, आप सेल प्राइस ले लो, सेल्स माइनस कॉस्ट करने से तो जीपी आ जाता है ना, शायद ऐसे ही करते हैं ना। हाँ भैया ऐसे ही करते। तो आप ना सेल्स ले लो, पर आप सेल्स सिर्फ लेना उन यूनिट्स की जो आपने परचेस करके लाई है। तो सेल वैल्यू ऑफ यूनिट्स परचेस, वो कैसे निकलेगा? आपके पास परचेजेस है, बाई चांस मिसिंग होगा तो यहाँ से मिल जाएगा। परचेस को ले लो और परचेस में आप सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई कर दो जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, तो आपको क्या मिल जाएगा? सेल वैल्यू मिल जाएगा। सेल वैल्यू से बच्चे आप कॉस्ट को हटा दोगे, जो आपने परचेस की कॉस्ट लिया उसको हटा दोगे और सिंपली आप जीबी तक पहुंच जाओगे। आप जीबी तक पहुंच गए। अब इसके आने की कहानी आपको बहुत अच्छे से आती है, जीबी रेशियो ही तो निकालना है। तो जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100, तो आपको मिल गया जीपी रेशियो। क्लियर है सबको? स्टेप नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल डिपार्टमेंट्स। तो हम क्या करने वाले? कॉस्ट कैलकुलेशन करने वाले सारे डिपार्टमेंट्स का। क्या ये बड़ा सिंपल है? यस, सेलिंग प्राइस में से जीपी रेशियो हटा दे भाई, सेलिंग प्राइस में से। अच्छा, आपको वाला कॉन्सेप्ट आता है ना कि अगर 1/3 ऑफ कॉस्ट है, इसका मतलब हो जाएगा 1/4 ऑफ सेल्स। आता नहीं वाला कॉन्सेप्ट? अगर 2/5 ऑफ सेल्स है तो ये हो जाएगा मेरा, अच्छा ये चीज ध्यान रखना, ऊपर वाला हमेशा सेम रहता है, नीचे वाला चेंज होता है। 2/3 ऑफ कॉस्ट, ये आता होगा तुम लोगों को चेंज करना, या इस तरीके से नहीं तो किसी और तरीके से, पर तुमको ये चीज आती होगी कि सेल्स पे अगर जीपी दिया है तो कॉस्ट पे कैसे करते हैं, या कॉस्ट पे जीपी दिया हुआ है तो सेल्स पे कैसे करते हैं। आई एम एज्यूमिंग ये चीज तुमको आती होगी क्योंकि रिवीजन सेशन है। ठीक है, तो तुम क्या करोगे? सेलिंग प्राइस में से जीपी हटा दोगे तो तुमको कॉस्ट प्राइस पर यूनिट मिल जाएगा। अब बस भाई क्या करना है? डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। कैसे बनाएंगे भाई? ओपनिंग स्टॉक ले लो कॉस्ट प्राइस में, परचेज ले लो कॉस्ट प्राइस में, सेल्स ले लो सेलिंग प्राइस में, क्लोजिंग स्टॉक ले लो कॉस्ट प्राइस में, जीपी आपको बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगा। खत्म क्वेश्चन, खत्म बेटे खत्म। ठीक है, सेल्स आपको सेलिंग प्राइस में लेना है, बाकी सब आपको कॉस्ट पे लेना है। क्लियर है? जीपी आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। आर वी क्लियर विद दिस? यस भैया। तो ये हुआ तुम्हारा कॉन्सेप्ट नंबर 1, सबसे बेसिक वैरायटी का क्वेश्चन होता है जहां पर क्वेश्चन आपको बताएगा जीपी रेशियो इज सेम फॉर ऑल द डिपार्टमेंट्स। नेक्स्ट आते हैं हम कॉन्सेप्ट नंबर 2 में, कैलकुलेशन ऑफ डिपार्टमेंट प्रॉफिट व्हेन सम आइटम्स आर सोल्ड एट डिस्काउंट। ठीक है, अब ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? ये वो वाला कॉन्सेप्ट है बेटा जिसमें हम लोग समझे थे ना इंश्योरेंस क्लेम में, कि आपके कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो रेगुलर सेल से अलग में बिकते हैं। जैसे मान लो तुम्हारा कोई रिश्तेदार, कोई मस्त सुंदर कन्या ऑब्लिक कोई सुंदर लड़का तुम्हारी दुकान में आ गया और तुम्हारा मन मोह गया उसमें, तुमने गाना गाने लग गए, मनमोहिनी तेरी अदा है ना जो हमको कर दे फिदा, ऐसे करके, और तुमने उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट प्रोवाइड कर दिया। तुम्हारा रेगुलर सेलिंग प्राइस कुछ और चलता है, जैसे लेट से 100 रुपए चलता है, पर तुम बोले नहीं आपने हमारा मन मोह लिया, ऐसा अपने मन में कहा। बेसिकली पर्पस ये है कि आप जो 20 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हो उसमें आपको उनका कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाए, है ना, समझ रहे हो? हाँ, या फिर कोई रिश्तेदार आ गए, अंकल आ गए, बेटा मेरे को तो डिस्काउंट नहीं देगा यार, मैं तो तेरे पड़ोसी हूँ यार, कैसे कर रहे हो तू एकदम, हाँ 20 रुपए डिस्काउंट नहीं देगा तू, 20 रुपए के लिए रिश्ते तोड़ दिए थे साल के आपने, कैसे कर रहे हो आप? तो वही बात, वही कोई तुम्हारा पहचान का व्यक्ति आ गया दुकान में
तुमसे बार्गेनिंग करके रेगुलर सेलिंग प्राइस से कम में सामान ले गया, दैट इज द आइटम जो कि एबनॉर्मल नेचर का आइटम हो गया। क्यों? क्योंकि रेगुलर सेल्स को उसने ब्रेक कर दिया। तो वही बोल रहे हैं यहाँ पर, कैलकुलेशन ऑफ डिपार्टमेंट प्रॉफिट व्हेन सम आइटम्स आर सोल्ड एट डिस्काउंट। कुछ आइटम्स आपने एक्स्ट्रा डिस्काउंट में सेल कर दिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको पहले उठा लेनी है एक्चुअल सेल्स। क्या उठा लेनी है? एक्चुअल सेल्स उठा लेनी है। अब ये एक्चुअल सेल्स क्या रेगुलर सेल्स से थोड़ी बहुत कम होगी? हाँ जी, थोड़ी बहुत कम होगी। तो जैसे मान लो एक एग्जांपल लेके चलते, लेट्स से मैंने 20,000 रुपए की सेल्स की है, बट एक्चुअल में ये जो सेल्स है इसके अंदर 5,000 का अमाउंट ऐसा है, 5,000 का डिस्काउंट मैंने एक्स्ट्रा देके रखा है। मेरी एक्चुअल सेल्स होनी थी 25,000 की। मेरी जो रेगुलर सेलिंग प्राइस होती है ना, रेगुलर सेलिंग प्राइस के अकॉर्डिंग, ये देखो मैं यहां लिखता हूं, रेगुलर सेलिंग प्राइस के अकॉर्डिंग मेरी सेल्स होनी थी 25,000 की, बट बिकॉज ऑफ डिस्काउंट मेरी सेल्स हुई है 20,000 की। मैंने ये 5,000 का अपने रिश्तेदार को एडिशनल डिस्काउंट दे दिया, अपने सेलिंग प्राइस से हट के, अपनी सेलिंग प्राइस को तोड़ के। मेरा जो रेगुलर सेलिंग प्राइस चलता है उसके अकॉर्डिंग 25,000 की सेल्स होनी थी, पर मैंने अपने रिश्तेदार में, रिलेटिव, अपने किसी को भी 5,000 का एडिशनल डिस्काउंट दिया, उस वजह से मेरी सेल्स 20,000 दिख रही है। तो यहाँ पर जो भी तुमने डिस्काउंट अलाउ किया उसको आप ऐड करोगे 5,000। ये देखो नॉर्मल प्राइस कितना था? 25,000, माइनस जो मैंने एक्चुअल प्राइस दिया 20,000, तो डिस्काउंट कितने का हो गया? 5,000 का हो गया। तो तुम्हारी नॉर्मल सेल्स कितने की होती? नॉर्मल सेल्स होती 25,000 की। दोनों को ऐड करोगे तो नॉर्मल सेल्स तुम्हारी होती 25,000 की। अब तुमको निकालना है नॉर्मल जीपी। नॉर्मल जीपी कैसे निकलेगा? जीपी रेशियो क्वेश्चन में दिया रहेगा, लेट्स से हमारे केस में 10% मान लेते हैं, तो जो भी नॉर्मल सेल्स हुई है उस पर 10 उस पर जीपी रेशियो को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तुमको मिल जाएगा 2,500 रुपये। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। अब इसमें तुमको माइनस कर देना डिस्काउंट। एक मिनट ना, मैं थोड़ा सा ये बढ़ाऊं इसको। जीपी रेशियो लेट्स से हम लोग क्या कर लेते हैं, 40% कर लेते हैं। हाँ, जीपी रेशियो इज 40%। ठीक है, तो ये नॉर्मल सेल्स जो थी मेरी, उसमें मैं जीपी रेशियो लगाता हूँ, तो मेरा प्रॉफिट आ गया, ये आ गया 10,000 का। ठीक है, अब ये जो प्रॉफिट आ गया, अब ये मेरा नॉर्मल जीपी है। नॉर्मल केस में जो मेरा जीपी होना था उसमें से मैं डिस्काउंट जो मैंने अलाउ किया है, कौन सा डिस्काउंट? यही वाला डिस्काउंट। इसको अब मैं माइनस करता हूँ यहाँ से 5,000, तब मेरे को एक्चुअल जीपी मिलेगा 5,000। आ रही बात समझ में? तब जाके मुझे एक्चुअल जीपी मिलेगा 5,000। तो कुछ इस प्रकार से हमको इसको करना होता है। कौन सा केस है? अगेन कुछ आइटम्स एबनॉर्मल नेचर के आइटम है जो हमने इंश्योरेंस क्लेम में पढ़ा था, जो इफेक्ट कर रहे हैं मेरी जीपी को। तो मैंने पहले नॉर्मल कैलकुलेशन की, नॉर्मली जीपी निकाल लिया, और देन हमने फिर डिस्काउंट को माइनस किया। अब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा, देखो क्वेश्चन में तुम लोगों को ओपनिंग स्टॉक बता देगा, तुमको परचेज बता देगा, तुमको जीपी मिल गया। जीपी हमने ऊपर से निकाल लिया कैलकुलेट करके। ठीक है, एक्चुअल जीपी तुम्हारा, तुमको क्वेश्चन सेल्स बता देगा। तुमसे क्वेश्चन पूछेगा क्या? पूछेगा क्लोजिंग स्टॉक बताओ। क्या पूछेगा? क्लोजिंग स्टॉक बताइए भाई साहब कितना आ रहा है। तो इस सिचुएशन में आपका जीपी नहीं, आपका क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर आएगा। तो आपको क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करने के पहले आपको जीपी, एक्चुअल जीपी का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन के दो पार्ट्स बनते हैं, जहां पर पहले पार्ट में आपको एक्चुअल जीपी की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, and in the second part you are going to calculate the value of the closing stock, that is going to be the balancing figure after putting the value of GP as well, and the opening stock and purchase and sale is going to given in the question. Are we clear with this? Yes. ठीक है, तो फटाफट से इसको नोट डाउन करते जाओ तुम लोग, मस्ती नहीं। ठीक है बच्चों, चलो जी, कॉन्सेप्ट नंबर 3 के ऊपर हम आ रहे हैं बच्चों, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर, जिसके अंदर में एक कॉन्सेप्ट हम लोग और पढ़ना होता है जिसका नाम है स्टॉक रिजर्व। यस, जिसको हम लोग प्यार से बोलते हैं लोड। लोड इनवॉइस प्राइस पे जब चीजें जाती, कॉस्ट में कुछ प्रॉफिट ऐड करके जब हम चीजों को भेजते हैं, हम उसको बोलते हैं लोड। जैसे समझो इसको, डिपार्टमेंट नंबर 1 डिपार्टमेंट नंबर 2 को गुड्स ट्रांसफर करती है, तो डिपार्टमेंट नंबर 1 अपने ट्रेडिंग अकाउंट में क्या लिखेगी? क्रेडिट साइड में लिखेगी बाय ट्रांसफर टू डिपार्टमेंट नंबर 2, और डिपार्टमेंट नंबर 2 को रिसीव हुआ तो परचेस की तरह ही है ना, रॉ मटेरियल आया हमारे पास। तो जैसे परचेस डेबिट साइड में आता है, वैसे यहां पर आता है टू ट्रांसफर फ्रॉम डिपार्टमेंट नंबर 1। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आता है डिपार्टमेंट 2 के, और ये ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड आता है डिपार्टमेंट नंबर 1 के। क्लियर है सबको? इतनी बातें तो पता ही होगी। ठीक है, अब मुद्दा ये है, ये जो ट्रांसफर होता है दो तरीके से हो सकता है। ये हो सकता है या तो एट कॉस्ट प्राइस, और या फिर ये हो सकता है एट इनवॉइस प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है सिंपली जितने रुपए में मेरा मैन्युफैक्चरिंग पड़ा, जितने रुपए में मैंने बनाया, उतने ही रुपए में मैंने अपने डिपार्टमेंट को सेल कर दिया। भाईचारे का सवाल है। ठीक है, तो हम जितने में 100 रुपए में बनाते हैं, हम 100 रुपए में दे देते हैं।
तो इस पे कोई स्टॉक रिजर्व का मुद्दा नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इनवॉइस प्राइस पे ट्रांसफर करो, व्हाट डू मीन बाय इनवॉइस प्राइस, जितने की कॉस्ट होती है ना उस कॉस्ट पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट ऐड कर लेते हैं, लेट्स से 10%, 20%, 30%, ठीक है, तो उसको हम इनवॉइस प्राइस बोलते हैं। जैसे हमारे एग्जांपल में कॉस्ट कितनी थी, 100 रुपए, इसमें हम 20% का प्रॉफिट ऐड कर देते हैं तो इनवॉइस प्राइस हो जाएगा 120 रुपए। तो एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को, यानी डिपार्टमेंट नंबर 1 डिपार्टमेंट नंबर 2 को 120 रुपए में गुड्स को ट्रांसफर कर रही है। अब ये जो 120 रुपए में गुड्स ट्रांसफर कर रही है, मेरे को सच सच बताना, एकदम एकदम सच्ची सच्ची बताना, मेरे पास ना ये कैलकुलेटर है, ये कैलकुलेटर लेट से 500 रुपए का है, ये 500 रुपए का कैलकुलेटर मैं परचेस करके लाया और मैंने अपनी मम्मी को 600 रुपए में बेच दिया, और मैं बोला मेरे को 100 रुपए का प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया, 100 रुपए का प्रॉफिट। मम्मी पापा को बेच दी 100 रुपए ऐड करके 700 रुपए में, पापा ने मेरे छोटे भाई को बेच दिया 800 रुपए में 100 रुपए का प्रॉफिट ऐड करके। ऐसे कर करके हमारे सारे घर के मेंबर्स ने एक दूसरे को बेचा और सबको 100 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तुम मेरे को बताओ क्या जेन्युइनली हमारे घर वालों को प्रॉफिट हुआ है, सच सच बताना। और अगर ऐसा हो रहा होता तो कोई काम करने बाहर क्यों जाता, कोई बिजनेस क्यों करता, कोई जॉब क्यों करता, सब अपने घर में एक दूसरे को बेच बेच के प्रॉफिट कमा लेते। बट ये प्रॉफिट प्रॉफिट नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये है छलावा। मिराज होता है ना रेगिस्तान में, ये वही है कि हमको दिख रहा है भाई कि हम प्रॉफिट में बेच रहे हैं, पर हम तो एक ही घर वाले, एक ही परिवार का हिस्सा है, एक ही घर के अंदर रहते हैं, एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, तो एक ही बिल्डिंग में रहते हैं और एक दूसरे को सामान बेच रहे हैं, इससे प्रॉफिट नहीं होता। प्रॉफिट आपको बाहर वाले को बेचने से होता है। आ रही बात समझ में? तो इसी को हम बोलते हैं लोड या फिर स्टॉक रिजर्व। क्या बोलते हैं, लोड या फिर स्टॉक रिजर्व। पर ऐसा डिपार्टमेंट करती क्यों है, डिपार्टमेंट ऐसा इसलिए करती है क्योंकि डिपार्टमेंटल वाइज परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होती है। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोग पढ़ते हैं ना, तो डिपार्टमेंट वाइज हम लोग, हर डिपार्टमेंट एक कॉस्ट सेंटर होता है और सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्सेशन होता है। तो डिपार्टमेंट वाइज सबको अपनी अपनी प्रॉफिट्स और अपने अपने कॉस्ट रिपोर्ट करने होते हैं। तो डिपार्टमेंट अपने आप को सुपीरियर दिखाना चाहती है, इसलिए वो बताती है कि मैंने इतने में सेल किया सामने वाले डिपार्टमेंट को, और वो अपना प्रॉफिट बुक करके दिखाना चाहती है। बट दैट प्रॉफिट इज नॉट ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट, दैट इज ओनली डिपार्टमेंट का प्रॉफिट, और वो भी छलावा है क्योंकि घर के मेंबर को ही बेचा है उसने प्रॉफिट में। तो इसीलिए हम जब अकाउंटिंग करते हैं तो हमको इस प्रॉफिट को हटाना पड़ता है, और इसी को हम प्यार से लोड या फिर स्टॉक रिजर्व बोलते हैं। आ रही बात समझ में? तो इनवॉइस प्राइस का मतलब होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अब यहां पर हो सकता है मे बी स्टॉक रिजर्व का कॉन्सेप्ट आए, मे बी ना आए। पूछो क्यों? क्योंकि स्टॉक रिजर्व किस में होगा, क्लोजिंग स्टॉक के अंदर पे होगा। तो अगर आपके क्लोजिंग स्टॉक के अंदर जो डिपार्टमेंट से ट्रांसफर आया है, जो डिपार्टमेंट नंबर 1 से डिपार्टमेंट नंबर 2 में ट्रांसफर आया है, उस ट्रांसफर का हिस्सा पड़ा हुआ है। मान लो मैं 20,000 का स्टॉक भेजा था, डिपार्टमेंट 1 डिपार्टमेंट 2 को लेट से 20,000 का स्टॉक भेजी थी, और वो 20,000 का पूरा पूरा स्टॉक बिक गया है, तो स्टॉक रिजर्व का मुद्दा ही नहीं बचा, क्योंकि वो जो स्टॉक आया था जिसके अंदर प्रॉफिट ऐड था, एक्चुअल में जो प्रॉफिट ऐड था जिसके अंदर, वो तो पूरा बिक गया ना। जब बिक गया तो काहे का प्रॉफिट आएगा, काहे का स्टॉक रिजर्व आएगा, सॉरी। तो इसीलिए हो सकता है स्टॉक रिजर्व हाई, हो सकता है ना आए। तो स्टॉक रिजर्व कब आएगा, जब आपके पास क्लोजिंग स्टॉक के अंदर डिपार्टमेंट से जो ट्रांसफर आया है उस स्टॉक का कोई हिस्सा पड़ा होगा, तब आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, तो स्टॉक रिजर्व इज ओनली देयर इफ क्लोजिंग स्टॉक इज देयर फ्रॉम द पोर्शन ऑफ स्टॉक ट्रांसफर। तो जो स्टॉक ट्रांसफर हो क्या है उसका अगर कोई पोर्शन आपके क्लोजिंग स्टॉक में है, तभी स्टॉक रिजर्व का कॉन्सेप्ट बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। स्टॉक रिजर्व कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिंपल है, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक विद द डिपार्टमेंट इनटू परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन स्टॉक, यानी कि बेसिकली जो प्रॉफिट का रेशियो होगा, प्रॉफिट का जो परसेंटेज होगा, तो उससे आप स्टॉक रिजर्व निकाल लोगे बड़ी आसानी से। जैसे मान लो जो भी क्लोजिंग स्टॉक है उसका 10% जो है वो प्रॉफिट होता है, तो वो क्या हो जाएगा, स्टॉक। और कभी कभी मान लो कॉस्ट में दिया हुआ है, तो क्या मेरे को बड़ी आसानी से कॉस्ट से इनवॉइस प्राइस में कन्वर्ट करने आता है, आता है। कॉस्ट से इनवॉइस प्राइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं मेरे को बहुत अच्छे से आता है, तो मैं कर सकता हूँ। एंट्री क्या बनती है समझना ध्यान से, कंबाइन पीएनएल अकाउंट पे डेबिट साइड आता है तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, और क्रेडिट साइड आता है तुम्हारा ओपनिंग स्टॉक रिजर्व। सिंपल रीजन है, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक कभी भी डेबिट साइड होता है तो उसके उल्टे साइड जाएगा उसका स्टॉक रिजर्व, और क्लोजिंग स्टॉक कभी भी क्रेडिट साइड होता है तो उसके उल्टे साइड जाएगा उसका स्टॉक रिजर्व। अगर जर्नल एंट्री की बात करूं तो जिस साल आप स्टॉक रिजर्व बना रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व। डेबिट क्यों हुआ पीएनएल अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट को हमने कम किया, हमारा प्रॉफिट बढ़ा हुआ दिख रहा है इस स्टॉक रिजर्व के कारण, पर वो फर्जी प्रॉफिट है, हमारा एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, तो इसलिए हम प्रॉफिट को कम कर देते हैं और अगले साल इस एंट्री को रिवर्स कर देते हैं, क्योंकि अगले साल हम ये एज्यूम करते हैं कि इस साल तो बिक जाएगा ना ये सामान, तो अगले साल हम सेम एंट्री को रिवर्स कर देते हैं, तो स्टॉक रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। सिंपल। यस, तो फटाफट से इसे भी नोट कर लेंगे आप लोग।
उसके बाद बच्चों नेक्स्ट देखो, पॉइंट लिखा है मैंने, बहुत ध्यान से पढ़ना। वैल्यू ऑफ स्टॉक विच इज इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट रिसीव फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट इज ऑलरेडी गिवन। क्वेश्चन बता के रखा है, क्वेश्चन मुंह खोला और एक बात बताया आपको। क्या बताया? सर जो आपका क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू है जो कि इंक्लूडेड है क्लोजिंग स्टॉक के अंदर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट की, जो कि आप किसी दूसरे डिपार्टमेंट से मिला है, वो है 20,000 रुपए। मतलब अब मैं अपनी भैया देसी भाषा में, देसी भाषा में भाई, जो डिपार्टमेंट ए से तेरे को मिला है सामान, स्टॉक, जो भी स्टॉक तू मंगाया था, उसका 20,000 वाला पोर्शन अभी भी क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूडेड है। तो मान लो तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख का पड़ा हुआ है, तो उसमें से 20,000 तेरे को डिपार्टमेंट ए से मिला था, ठीक है, याद रखना। 20,000 का जो पोर्शन है, इस 1 लाख का जो क्लोजिंग स्टॉक है, इसमें 20,000 वाला पोर्शन तेरे को डिपार्टमेंट ए से मिला था। हमको क्वेश्चन खुद ही बता दिया, अमाउंट ही बता दिया डायरेक्ट। अरे वाह वाह वाह, थैंक यू भाई सब, थैंक यू सो मच, आपने हमारा काम आसान कर दिया। तो स्टॉक रिजर्व कैसे निकलेगा भाई? स्टॉक का वैल्यू दिया हुआ है, इनटू कर दो परसेंट ऑफ प्रॉफिट ऑन स्टॉक। अब ये परसेंट ऑफ प्रॉफिट ऑन स्टॉक अगर क्वेश्चन में गिवन है तब तो कोई बात ही नहीं है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बाय बाय। बट अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो क्वेश्चन आपको बताएगा अर्न द सेम जीपी रेशियो, जो जीपी रेशियो आप कमा रहे थे। जैसे मान लो डिपार्टमेंट ए, ये देखो डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी को सेंड करता है, तो डिपार्टमेंट ए का जीपी रेशियो क्या है बताओ? डिपार्टमेंट ए का जीपी रेशियो, तो हम ये एज्यूम कर लेंगे कि डिपार्टमेंट ए जो जीपी रेशियो कमाती है, जो ग्रॉस प्रॉफिट कमाती है, बस वही है हमारा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन स्टॉक। ठीक है, मतलब ये जो प्रॉफिट कमाती है उसी प्रॉफिट में इसने बी को भेजा है, हम यही मान लेंगे और उसी को हम ले लेंगे। तो अब ये जीपी रेशियो कैलकुलेट कैसे होगा? बहुत सिंपल है, डिपार्टमेंट ए का जीपी ले लो और डिवाइड कर दो सेल्स प्लस ट्रांसफर से। अब यहाँ पर बच्चे गलती कहाँ पे करते हैं? उन लोग जीपी अपॉन सेल्स कर देते हैं, ट्रांसफर को नहीं लेते। ट्रांसफर मतलब कितने अमाउंट का स्टॉक हमने ट्रांसफर किया है डिपार्टमेंट ए से डिपार्टमेंट बी के पास, वो नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर आपको वो लेना है। क्यों लेना है? रीजन बड़ा सिंपल है, क्योंकि इस बार आप ये जो ग्रॉस प्रॉफिट कमाए हो वो आप सेल्स पे भी कमाए हो और ट्रांसफर पे भी कमाए हो, तो आपको दोनों को कंबाइन करके लेना है, क्योंकि आपका जो भी जीपी आ रहा है वो दोनों से आ रहा है, सेल से भी आ रहा है और ट्रांसफर से भी आ रहा है, तो आपको दोनों लेना है। आर वी क्लियर विद दिस? यस भैया। तो जीपी रेशियो निकालते टाइम ये चीज आप ध्यान में रखना, ठीक है। बाकी आपका क्लोजिंग स्टॉक का जो रहेगा वो करंट ईयर का जीपी रेशियो लेना है आपको, पर आपका जो ओपनिंग स्टॉक है उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर का जीपी रेशियो लेना। बट बाई चांस अगर आपको प्रीवियस ईयर का नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको करंट ईयर का जीपी रेशियो लेना है। अगर प्रीवियस ईयर इज नॉट गिवन तब तो आप ले लेना। चलो नेक्स्ट टॉपिक, वैल्यू ऑफ स्टॉक which is included in closing stock of respective department received from other department is not given। अब इस बार नहीं दिया हुआ है, पिछले बार तो बता दिया था भैया 20,000 है, क्लोजिंग स्टॉक के अंदर 20,000 मिला हुआ है, जो सामने वाले डिपार्टमेंट हमको मिला है। सारी बात समझ, इस बार नहीं बता रहे, पर इस बार कंटेंट रेशियो बता रहे। अच्छा ये कंटेंट रेशियो क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय कंटेंट रेशियो? तो समझना, मान लो जैसे ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर होता है ओपनिंग स्टॉक, देन होता है परचेजेस, ठीक है, देन आपका होता है, चलो यार इतना लंबा नहीं, मैं आपको एकदम सिंपल वे में समझा देता हूँ। कंटेंट रेशियो मतलब होता है वो आपको डायरेक्टली रेशियो बता देगा कि कितना कितना रेशियो से आपका कौन से डिपार्टमेंट से आइटम रिसीव्ड है, या फिर कितने कितने रेशियो में आपका खुद का परचेजेस है, खुद का प्रोडक्शन है, या फिर सामने वाले डिपार्टमेंट से आप रिसीव करते हो, वो आपको बता देगा क्वेश्चन। तो आपको जो टोटल क्लोजिंग स्टॉक होगा उसमें आप कंटेंट रेशियो को मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे मान लो 2:5 2:3:5 है, ये देखो ऐसे 2:3:5, जिसमें ये वाला पोर्शन जो है आपका बिलोंग करता है क्लोजिंग स्टॉक विच इज रिसीव फ्रॉम एनी अदर डिपार्टमेंट। तो आप इसको सिंपली कैसे कर दोगे? कंटेंट रेशियो को 5/10 कर दोगे। क्लियर है? तो टोटल क्लोजिंग स्टॉक का इंटू 5/10 आपका बिलोंग करता है सामने वाले डिपार्टमेंट को, जो आपको सामने वाले डिपार्टमेंट से रिसीव हुआ है। सिंपल शब्दों में, ज्यादा टेक्निकल नहीं लेके जाते हम। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ स्टॉक विच इज इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक of respective department received from other department is not given और content ratio is also not given। content ratio जब नहीं दिया हुआ है तो content ratio निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे? बहुत, ये भी एकदम सिंपल है। देखो जैसे ट्रेडिंग अकाउंट होता है, इसमें आपका होगा परचेजेस, आपके कुछ होंगे डायरेक्ट खर्चे, आपका होगा ट्रांसफर का अमाउंट, ठीक है। तो मान लो ये जैसे 10 है, 3 है, ये 2 है, ऐसा टाइप का दिया हुआ है आपको। तो आपको क्या करना है बच्चे? देखो समझो इस चीज को, ये जो रेशियो है 10:3:2, मतलब आप
10 परचेस करते हो, 3 आपके डायरेक्ट खर्चे होते हैं और 2 आपका ट्रांसफर होता है। तो जैसे मान लो आपका क्लोजिंग स्टॉक जो यहाँ पर दिया रहता है क्रेडिट साइड में, हम मान लेंगे क्लोजिंग स्टॉक के अंदर का जो कंपोजिशन होगा वो भी इसी रेशियो में होगा। मतलब क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख की है तो उसका 10th हिस्सा जो बिलोंग करेगा वो बिलोंग करेगा अपना परचेजेस को, 3rd हिस्सा बिलोंग करेगा डायरेक्ट एक्सपेंस को, और 2nd हिस्सा बिलोंग करेगा आपका ट्रांसफर को, जो आपका ट्रांसफर से रिसीव हुआ है। हम ये एज्यूम कर लेंगे, और कोई उपाय हमारे पास नहीं है, यही करना पड़ेगा क्योंकि ना कंटेंट रेशियो दिया है ना अमाउंट देके रखा है। तो जो भी आपका टोटल क्लोजिंग स्टॉक होगा उसको आप प्रपोर्शनेट कर दोगे वैल्यू ऑफ ट्रांसफर अपॉन परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस और ट्रांसफर तीनों को मिला के। यानी कि बेसिकली तीनों को अगर मैं प्लस करूं तो ये 15 होता है, तो 2/15। क्लियर है सबको? ये 2/15 मतलब ट्रांसफर अपॉन टोटल, ट्रांसफर अपॉन टोटल। तो ये आपका कंटेंट रेशियो हमने खुद ही बना लिया, कंटेंट रेशियो हमने खुद ही बना दिया। तो ये जो तुम्हारा आ जाएगा अमाउंट वैल्यू ऑफ सच स्टॉक, उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे अगेन परसेंट ऑफ प्रॉफिट ऑन स्टॉक से। यहाँ पर भी वही करना था, तो आपका वैल्यू ऑफ स्टॉक आ जाएगा, उसको मल्टीप्लाई करना है परसेंट ऑफ प्रॉफिट ऑन स्टॉक से। तो ये सब हम लोग क्या निकाल रहे हैं, ये सब हम स्टॉक रिजर्व निकाल रहे हैं। सारी बात समझ में, ये देखो ये सब हम लोग स्टॉक रिजर्व निकालने के अलग अलग तरीके देख रहे हैं। क्लियर है? यस। नेक्स्ट, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर बिटवीन मोर देन 2 डिपार्टमेंट। तो ऐसा ट्रांसफर जिसमें ए डिपार्टमेंट बी को ट्रांसफर कर रहा है, फिर बी उसी में से सी को भी ट्रांसफर कर दे रहा है। ये कुछ इस प्रकार से चलेगा और सब इनवॉइस प्राइस पे भेज रहे हैं, तब कैसे आप इससे डील करोगे? ये देखो समझो, जैसे देखो ए जो है वो बी को ट्रांसफर कर रहा है 20% प्रॉफिट, तो स्टॉक रिजर्व कैसे निकलेगा? स्टॉक रिजर्व ऑफ ए, क्योंकि ए ने प्रॉफिट में भेजा है, तो 5000 बिलोंग्स टू ए। तो 5000 का स्टॉक ए को बिलोंग करता है, वो जो कि 40% ऑफ टोटल स्टॉक है। तो बी के पास जो टोटल क्लोजिंग स्टॉक है उसका 40% बिलोंग करता है ए को, और उसका अमाउंट आपको देके रखा है 5000। तो इस 40% का क्या यूज है ये तो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो 5000 में मैं मल्टीप्लाई करूंगा जीपी रेशियो, तो ये 20% ऑन कॉस्ट है। क्या? 20% ऑन कॉस्ट, यानी कि सिंपल शब्दों में 1/5 ऑफ कॉस्ट है। तो 1/5 ऑफ कॉस्ट का मतलब क्या होता है? 1/6 ऑफ सेल्स होता है। यस, 1/6 ऑफ सेल्स होता है। तो ये तुम्हारा सेल वैल्यू देके रखा है, सॉरी इनवॉइस प्राइस देके रखा है, सेल वैल्यू बोल दिया मैं इसको। ये जो 5000 का स्टॉक देके रखा है बी के लिए, ये सेम चीज क्या है? इनवॉइस प्राइस है। इनवॉइस प्राइस देके रखा है, तो 1/6 ऑफ सेल्स नहीं लिखते हुए मैं इसको 1/6 ऑफ इनवॉइस प्राइस लिख देता हूँ। तो तुम लोग बोलोगे कहाँ से भैया सेल्स वेल्स ले आ रहे हो आप? तो इसको 1/6 ले लेते, तो अब देखते हैं कितना आता है स्टॉक रिजर्व। 5000 डिवाइडेड बाय 6, यार है बच्चों 833। तो ये हो गया मेरा स्टॉक रिजर्व ऑफ ए। अब निकालेंगे स्टॉक रिजर्व ऑफ बी, स्टॉक रिजर्व ऑफ बी। तो अब ये देखो, अब बी ने सी को ट्रांसफर किया है 25% ऑन कॉस्ट पे, यानी कि 1/4 ऑफ कॉस्ट, दैट इज 1/5 ऑफ इनवॉइस प्राइस। ठीक है, 10,000 बिलोंग्स टू बी। अब समझना, 10,000 इनवॉइस प्राइस पे जो है स्टॉक वो बी को बिलोंग करता है, तो पहले निकालना पड़ेगा स्टॉक रिजर्व बी का। तो ये कितना आएगा? 10,000 का 1/5 ऑफ इनवॉइस प्राइस है, तो ये आ जाएगा 2000। ठीक है, तो अब कॉस्ट टू बी कितना हो जाएगा? कॉस्ट टू बी, बी को कितना कॉस्ट पड़ा? 10,000 इनवॉइस प्राइस थी, 2000 का अगर इसके अंदर प्रॉफिट इंक्लूडेड था, इसका मतलब जो बी की कॉस्ट थी वो 8000 थी। एग्रीड? मतलब बी के 8000 के कॉस्ट के गुड्स सी को 10,000 में गए। ठीक है, तो बी की कॉस्ट कितनी थी? 8000। समझो, बी के पास जो स्टॉक है, बी के पास जो स्टॉक है उसका 40% है ना, बी के पास जो टोटल स्टॉक था उसका 40% बिलोंग किसको करता है? ए को बिलोंग करता है। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो 8000 रुपए गया था बी के पास से सी के पास, इसका भी 40% बिलोंग करता होगा ए को? एग्रीड? यस। तो एस पोर्शन ऑन सी स्टॉक कितना है? 8000 का 40%, 3200 रुपए। तो ये 3200 रुपए वो पोर्शन है जो ए ने बी को दिया था और फिर बी ने सी को दिया। अब ये 3200 रुपए जो है वो बी ने, ए ने तो इनवॉइस प्राइस में भेजा था ना बी को, तो इसके अंदर भी स्टॉक रिजर्व होगा तो वो भी निकालना पड़ेगा। तो यहां पर हम लिखते हैं स्टॉक रिजर्व ऑफ ए ऑन सी स्टॉक। तो ये कितना आएगा? 3200 इंटू अगेन 1/6 ही होगा, क्योंकि ए बी को कितने में बेचता है? 1/5 ऑफ कॉस्ट, 1
20% 1/5 ऑफ कॉस्ट, दैट इज 1/6 ऑफ इनवॉइस प्राइस। तो ये हो जाएगा 3200 डिवाइडेड बाय 6, ये आ जाएगा 533। तो कितना आपका टोटल वो निकला, स्टॉक रिजर्व निकला, 1, ये आपका 2 और ये आपका 3, इन टोटल आपका 3 स्टॉक रिजर्व निकला। तो इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांजेक्शन में यही चीज होती है कि जब आप एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट ट्रांसफर करते हो और फिर वो अगर दूसरा डिपार्टमेंट भी तीसरे डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर दे और क्लोजिंग स्टॉक में स्टिल बचा हुआ है, जैसे सी के क्लोजिंग स्टॉक में 10,000 बचा हुआ था, तो उसमें से पहले बी का पोर्शन हटाना पड़ेगा, फिर ए का पोर्शन हटाना पड़ेगा, जबकि बी का सिंपली होगा। बी का जो 5,000 है उसमें कोई टेंशन नहीं है, वो तो एकदम सिंपल होगा क्योंकि वो एक ही डिपार्टमेंट से आया है। लेकिन जो सी के पास आया है वो बी से आया है, और बी के पास जो पोर्शन है, जितना भी स्टॉक होता है उसका 40% ए से लेता है वो। तो इसलिए उसका जो 8,000 का जो स्टॉक था, कॉस्ट टू बी था, उसका 40% जो है वो ए से लिया होगा पक्का, और ये उसको इनवॉइस प्राइस पे भेजता है। उसके अंदर भी स्टॉक रिजर्व होगा, वो भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, बाकी इसके ऊपर मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि रिवीजन सेशन है, तुम लोग नोट कर सकते हो, तुम लोग कनेक्ट कर पा रहे होगे अगर तुमने अच्छे से पढ़ा है चीजों को तो पहले। ठीक है बच्चों, लास्ट टॉपिक के ऊपर मैं आ रहा हूँ, डिपार्टमेंटल अकाउंट्स के अंदर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन के आता है। बहुत छोटा सा टॉपिक है, पर अगर बच्चे इसको करके नहीं जाते हैं तो यहाँ पर हमारे अच्छे खासे 6 से 8 मार्क्स का बड़ा लॉस हमको देखने को मिलता है, जो कि है मैनेजर्स कमीशन का टॉपिक। तो क्या होता है, क्योंकि गलती हो जाती है हमसे, क्या गलती हो जाती है, स्टॉक रिजर्व हमारे प्रॉफिट में इंक्लूडेड रहता है, और कभी कभी गलती से हमारे दिमाग से स्किप हो जाता है कि अरे डिपार्टमेंट वालों ने तो अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए इनवॉइस प्राइस पे गुड्स को भेजा था, और इनवॉइस प्राइस पे गुड्स को भेजने के कारण उसके अंदर लोड था, उसके अंदर प्रॉफिट इंक्लूडेड था, और उसी गलत प्रॉफिट के ऊपर हम निकाल देते हैं हमारे मैनेजर भैया का कमीशन। तो मैनेजर कमीशन कई बार गलत अमाउंट पे निकल जाता है, तो उसको हमको करना पड़ता है करेक्ट। और वो करेक्ट हम कैसे करते हैं, तो सबसे पहले आपको लेना है प्रॉफिट आफ्टर मैनेजर्स कमीशन, मतलब जो प्रॉफिट आपका बचा है मैनेजर कमीशन माइनस करने के बाद, वो आपको ले लेना है, और उसमें वापस से आपको ऐड बैक कर लेना है मैनेजर्स कमीशन। निकालेंगे कैसे, बड़ा सिंपल है, आपको क्वेश्चन बता के रखेगा मैनेजर कमीशन इज 10% ऑफ प्रॉफिट, आपको क्वेश्चन ये चीज बता देगा, प्रॉफिट आफ्टर मैनेजर कमीशन दे देगा आपको। जैसे हमारे केस में दिया हुआ है 90,000, तो हमको निकालना है प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन। तो वो कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है भाई साहब, प्रोपोर्शनेट करेंगे ना। 90,000 जो है वो 10% का मैनेजर कमीशन माइनस करने के बाद का अमाउंट है, यानी 100 माइनस 10। जैसे मान लो मेरा प्रॉफिट था 100%, उसमें से 10% हट गया, तो यानी कि 90 बचा है। तो अभी मैं 90 पे हूं, पर मुझे 100 के पास जाना है, तो 90 से डिवाइड 100 से मल्टीप्लाई, प्रोपोर्शनल मेथड। तो ये आपका हो गया प्रॉफिट बिफोर मैनेजर्स कमीशन 1 लाख। तो आप सीधा यहां पर लिख लो प्रॉफिट बिफोर मैनेजर्स कमीशन 1 लाख, और ये प्रॉफिट आफ्टर है, तो मेरे को सिंपली मिल गया 10,000 रुपए क्या, मैनेजर का कमीशन। ठीक है, 1 लाख का 10%, या फिर ये दोनों को माइनस करके ले लो। ठीक है, ये हो गया, यहां तक का कार्यक्रम मेरा हो गया। ये देखो यहां मैं पहुंच चुका हूं, प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन है स्टॉक रिजर्व। अब ये स्टॉक रिजर्व कहां से आ गया, भाई स्टॉक रिजर्व माइनस नहीं हुआ है ना, अभी गलत प्रॉफिट है ना, ये स्टॉक रिजर्व भी माइनस नहीं हुआ है, तो इसलिए बिफोर स्टॉक रिजर्व बोला जा रहा है। अब इसमें से जेन्युइन स्टॉक रिजर्व जो होगा वो माइनस कर देना। क्वेश्चन आपको रेलेवेंट डिटेल्स दे देगा रिगार्डिंग स्टॉक रिजर्व, तो उसकी टेंशन आप मत लो, तो बेटर है। स्टॉक रिजर्व आप माइनस कर लोगे तो आपका अब ओरिजिनल प्रॉफिट इस दुनिया में आ चुका है, बधाई हो, आपके ओरिजिनल प्रॉफिट का जन्म हो चुका है इस दुनिया में। तो ये आपका ओरिजिनल प्रॉफिट हो गया। अब ये ओरिजिनल प्रॉफिट में से आप माइनस कर दोगे मैनेजर का कमीशन। ठीक है, ये आप माइनस कर दोगे मैनेजर का कमीशन 8,000, जो कि 10% ऑफ कोर्स क्वेश्चन बता के रखा है ना, 10% ऑफ प्रॉफिट। तब आपको जो एडजस्टेड प्रॉफिट है, जो फाइनल प्रॉफिट है, जो सही प्रॉफिट है, जो ओरिजिनल प्रॉफिट है, वो आपको मिल जाएगा। ये सेम कार्यक्रम आपको हर डिपार्टमेंट के लिए करना है। इवन सीएमए के बुक के अंदर भी ये क्वेश्चन है, तो बुक से भी आप ये क्वेश्चन अगर चाहो तो गो थ्रू कर सकते हो, वैसे तो मेरे हिसाब से आप किए होगे। तो ये आपके डिपार्टमेंटल अकाउंट्स के ओवरऑल सारे कॉन्सेप्ट यहाँ तक के कवर होते हैं। ठीक है, इतने ही कॉन्सेप्ट एग्जाम में बनते हैं डिपार्टमेंट अकाउंट से रिलेटेड। ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट बनाना, एक्सपेंस का एलोकेशन करना, ठीक है, कंबाइंड पीएनएल बनाना। उसके बाद आपको ये देखना है कि अगर जीपी रेशियो सेम है फॉर ऑल द डिपार्टमेंट, तो उसके अंदर आपको 4 स्टेप में ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट तक पहुंचना है। ठीक है, उसके बाद आपको देखना है डिपार्टमेंट प्रॉफिट, जब आपके कुछ आइटम जो है वो इफेक्टेड है, कुछ आपने भावनाओं में बह के, रिश्तेदारी में बह के कुछ आइटम्स को डिस्काउंट में बेचा है,
तो उसके अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेशंस करनी है। उसके बाद आपको इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर का कॉन्सेप्ट देखना है, जिसके अंदर आपको स्टॉक रिजर्व यहीं से आपको स्टार्ट होगा देखने को मिलेगा। स्टॉक रिजर्व में भी आपको ये देखना है कि जब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू दी हुई है, जब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू नहीं दी है पर कंटेंट रेशियो दिया हुआ है, और जब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कंटेंट रेशियो दोनों नहीं दे के रखा है, ठीक है। फिर फाइनली इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर देखना है, जो कि 2 डिपार्टमेंट में होगा, ठीक है, 2 डिपार्टमेंट में, मतलब ए बी को भेजेगा, बी सी को भेज देगा। तो इसलिए बी का तो सिंपली निकल जाएगा, लेकिन सी का 2 स्टेजेस में निकलेगा। एक सी का वो पोर्शन निकलेगा जो बी के लिए है, और एक सी का वो पोर्शन निकलेगा जो ए के लिए है, ठीक है। और फाइनली हमने देखा कि मैनेजर्स कमीशन गलत कैलकुलेट हो गया है बिकॉज ऑफ स्टॉक रिजर्व। तो कैसे हम लोग पहले सही प्रॉफिट निकालेंगे और फिर उसके बाद हम लोग मैनेजर का कमीशन फाइंड आउट करेंगे। दैट्स इट गाइस, बस इतना ही डिपार्टमेंट में। मैं क्या करता हूँ, इस वीडियो को मैं 2 हिस्सों में बस तोड़ देता हूँ। तो ये आपका डिपार्टमेंटल वाला पार्ट हो गया। तो अगर किसी बच्चे को, क्या बच्चों को बाद में दिक्कत होती है, तो इसलिए बोल रहा हूँ ये आपका सिर्फ डिपार्टमेंट वाला पोर्शन है, आपको ये देखना है। देखो इसके तुरंत बाद आपको ब्रांच का वीडियो भी दिखेगा, और वो आपका ब्रांच का सेपरेट सेगमेंट रहेगा। तो ये आपका डिपार्टमेंट वाला पोर्शन हो गया। नेक्स्ट वीडियो आपका ब्रांच वाला पोर्शन होगा। तो अगर आपको अलग अलग देखना है, आपको डिपार्टमेंट नहीं देखना है, सिर्फ ब्रांच देखना है, आपको ब्रांच नहीं देखना है, सिर्फ डिपार्टमेंट देखना है, तो आपका कार्यक्रम यहाँ तक होगा। मात्र 40 मिनट्स लगे हम लोगों को, और हमने पूरा डिपार्टमेंट का कॉन्सेप्ट क्या कर लिया, रिवाइज कर लिया। तो बधाई हो आपको भी और मेरे को भी। अब कमेंट सेक्शन में भावना आप व्यक्त कर सकते हैं। मिलते हैं ब्रांच के वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।